अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज है हमारा इंटरनेशनल लॉ का फ़र्स्ट लेक्चर, जिसमें हम इंटरनेशनल लॉ की टर्म को अंडरस्टैंड करेंगे और थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और थोड़ा सा देखेंगे कि ये कैसे जो है ना डेवलप हुआ। तो शुरू करते हैं नंबर 1 पॉइंट से। और पहला पॉइंट है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म, यानी कि पहले हम इसकी टर्म को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इंटरनेशनल, जैसा कि आपको इसके बोलने से ही पता चल रहा है कि ये दो अल्फाज हैं, इंटर और नेशनल। इंटर का मतलब हमें ये समझ आता है कि दो या दो से ज़्यादा लोग हैं, और फिर हम ये देखना चाहते हैं कि कौन है ये लोग, कोई इंडिविजुअल्स हैं या अथॉरिटीज़ हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज़ हैं। तो जब हम अगला लफ्ज़ देखते हैं ना नेशनल, तो हमें पता चलता है नेशनल लेवल पे है, यानी कि ये स्टेट्स हो सकती हैं आपस में। तो इंटरनेशनल यानी कि नेशनल लेवल पे जो अथॉरिटीज़ हैं वो हैं, यानी कि वो लॉ जो दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के रिलेशंस को गवर्न करता है। जब दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करते हैं, कोई ट्रीटी साइन करते हैं, तो उनको कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है। उन रूल्स और प्रिंसिपल्स को हम इंटरनेशनल लॉ बोलते हैं। आई होप आपको इसकी टर्म की समझ आ गई होगी कि इंटरनेशनल लॉ का मतलब क्या है, यानी कि ये कौन सा लॉ है। और सेकंड पॉइंट है हमारे पास ओरिजिन ऑफ टर्म। जब हम ओरिजिन देखेंगे तो हमें पता चलेगा इसकी हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है। तो जेरेमी बेंथम ने 1780 एडी में जो है वो फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल लॉ की जो टर्म है वो यूज़ की थी। इसका मतलब ये नहीं है कि 1780 एडी से पहले ये मौजूद नहीं था, मौजूद था, लेकिन तब इसको किसी और नाम से जाना जाता होगा। लेकिन इंटरनेशनल लॉ जो है वो टर्म जो है वो फर्स्ट टाइम 1780 एडी में जेरेमी बेंथम ने यूज़ की थी। देन इनके फाउंडिंग फादर जो हैं वो हुगो ग्रोटियस जो है वो इंटरनेशनल लॉ के फाउंडिंग फादर्स जो हैं वो माने जाते हैं। फोर्थ पॉइंट पे हम देखते हैं कि इसको और किन नामों से पुकारा जाता है। इसको पब्लिक इंटरनेशनल लॉ भी कहा जाता है और इसको लॉ ऑफ नेशंस भी कहा जाता है, यानी कि 1780 एडी से पहले ना इसको लॉ ऑफ नेशंस कहा जाता था, फिर 1780 एडी में इसको इंटरनेशनल लॉ का नाम दे दिया गया। फिफ्थ पॉइंट पे हम देखते हैं कि इज़ इंटरनेशनल लॉ एग्जिस्ट इन एंशियंट टाइम। ठीक है, अब पुराने दौर में भी इंटरनेशनल लॉ मौजूद था। तो जब हम हिस्ट्री देखते हैं वहाँ हमें दो एजेंसीज नज़र आती हैं इंटरनेशनल लेवल पे। उनमें है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन 1865, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन 1874, यानी कि ये 17वीं सदी की बात हो रही है। तो जिससे हमें ये पता चलता है कि ये तब भी मौजूद था, लेकिन हाँ जिस पीक पे आज है तब इतना डेवलप नहीं था इंटरनेशनल लॉ। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इमर्जेंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार, यानी कि ये तो हमने ऊपर देख लिया कि जी पुराने दौर में भी था, इसका ओरिजिन टर्म का कब हुआ, इनके फाउंडिंग फादर्स कौन है, इसका मतलब क्या है। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुई तो लोगों ने सोचा कि 30 साल में हम 2 वर्ल्ड वार्स जो हैं वो लड़ चुके हैं, जिससे बहुत ज़्यादा माली और जानी नुकसान हुआ है। इसलिए जो है वो इंटरनेशनल लॉ को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ जो है वो एक स्टेट के राइट्स और ड्यूटीज़ को डिफ़ाइन कर देता है। जब एक स्टेट दूसरे के राइट्स वायलेट करती है या अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं करती तो ही वार्स होती हैं ना। तो इसलिए इंटरनेशनल लॉ ने जो है वो राइट्स और ड्यूटीज़ जो स्टेट्स की थी उनको डिफ़ाइन कर दिया। स्टेट्स को बता दिया कि जब आपने एग्रीमेंट या ट्रीटी करनी है तो आपको ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो इस तरह सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है वो इंटरनेशनल लॉ को सही तौर से जो है ना वो इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो रिकॉग्नाइज़ किया गया, जिसमें हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशंस चार्टर जो अभी भी स्टिल अवेलेबल है, और उसके बाद लीग ऑफ नेशंस काम कर रही हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि पहले भी मौजूद था, लेकिन सही से डेवलप कब हुआ है, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। अब हम देख लेते हैं सेवन्थ पॉइंट पे, हमारा लास्ट पॉइंट है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, यानी कि मौजूदा दौर में इंटरनेशनल लॉ का क्या कंसेप्ट है, इसका क्या रोल है, या अब भी इसको उतनी ही अहमियत दी जाती है, या अब जो है सुपर पावर्स इसको नहीं मानती। तो हाँ, इंटरनेशनल लॉ अब भी मौजूद है, बहुत ज़्यादा डेवलप भी हो गया। अगर जो है वो स्टेट्स जो हैं एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट कर लेती हैं या ट्रीटी साइन कर लेती हैं, अगर वो उन कंडीशंस को फॉलो नहीं करती या फुलफ़िल नहीं करती,
वायलेट करती हैं तो इंटरनेशनल लॉ उन पर सैंक्शंस इम्पोज करता है कि भाई आपने फ़लाँ कंट्री के साथ ये ट्रीटी की थी, आप इसको फॉलो करें। तो मौजूदा दौर में भी इंटरनेशनल लॉ मौजूद है। और अगर हम देखें ना कि इंटरनेशनल लॉ का बेसिक जो है वो किस पे बेस करता है, तो ये कम्युनिकेशन पे बेस करता है। यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स कम्युनिकेट करेंगी तो ही वो एग्रीमेंट्स करेंगी इंटरनेशनल लेवल पे, या तभी वो ट्रीटी साइंस करेंगी। जब वो कम्युनिकेट ही नहीं करेंगी तो फिर इंटरनेशनल लॉ वहाँ क्या करेगा। तो सबसे बेसिक यानी कि अगर हम देखें ना कि इसकी बेस क्या है इंटरनेशनल लॉ की, तो वो है कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेट्स। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है, जिसमें मैंने आपको ये टर्म्स जो हैं वो बता दी हैं। और इंट्रोडक्शन में आप इन चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। एंड सेकेंडली जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे इसके डेफिनेशंस के साथ। फिर उन डेफिनेशंस पे क्या क्रिटिसिज्म किया गया उनको देखेंगे। और आप लोग अगर मेरे साथ चलते रहें तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर इंटरनेशनल लॉ की जो कन्फ्यूजन्स होंगी वो दूर हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।